हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस पंजाब। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर किया था और साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी हमने कवर किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित समृद्धिशाली सूचकांक यानी कि फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश बीमस्टेक में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र का नेतृत्व करेगा? तो देखिए, बीमस्टेक का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना है, ठीक है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है, मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका शहर में है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो नंबर अगर पूछा जाए कि कितने देश इसके सदस्य हैं, तो एक तरीका है, आप लोग याद रखिएगा। जितने भी लेटर हैं उनको काउंट कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7 लेटर हैं, तो 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। क्लियर है? याद रखना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीलंका करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आरबीआई ने किस बैंक की खाता धारकों के लिए 50,000 रुपये की निकासी सीमा जारी की है? तो ये किस बैंक का किया है? यस बैंक का किया है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंदिरा गांधी को किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया है? तो देखिए, 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, उनको जो है कौन सी पत्रिका? तो टाइम पत्रिका ने 100 वुमेन ऑफ द ईयर, 2 महिलाओं को, इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, इन दोनों को 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है। कौन सी? टाइम पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया है कि डीआरडीओ ने खाली स्थान है कि स्ट्राइक रेंज के साथ प्रनासा नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना शुरू किया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महिला की श्रेणी में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, भारत की स्क्वैश खिलाड़ी ज्योत्सना चिन्नप्पा ने चेन्नई में आईएसए कोर्ट में महिला वर्ग में 77वीं सीनियर इंटरनेशनल शिप जो है प्राप्त की है। ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना चिन्नप्पा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष वर्ग में किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने जीता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 अब हिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, प्रश्न पूछा गया है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सम्यक मुक्ति जो है इसमें शामिल नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जो है शामिल हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हैं यह कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, नहीं पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए हैं। लोथल जो कि कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम तो कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है फ्रेंड्स? कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है।
और रोपड़ से भी प्राप्त हुआ। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है, और यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के जो है पाले जाने का साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मनसबदार जो थे ये किस मुगल शासक के समय में थे? तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका किसके समय? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, जहांगीर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, औरंगजेब के समय। ठीक है, किसके समय में थे? औरंगजेब के समय में थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है, और जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोनों ध्यान रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर थे। इसका नेतृत्व पैंथिक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ये क्लीमेंट एटली जो थे इसके सदस्य नहीं थे। ये 3 लोग थे जिसका नेतृत्व पैंथिक लॉरेंस ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो फ्रेंड्स, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के सहयोग से, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंधित किया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। और सती प्रथा पर जो कानून बना था सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर किया है, और PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दिया हूं सबका। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन भूगोल का है। मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती है, इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो चारों आंसर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालू उष्मा की पृथ्वी की अपेक्षा अधिक शीघ्र विकिरण करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु निश्चित ताप पर विभिन्न प्रकार की उष्मा तरंगे प्रसारित करती है। ठीक है, जिससे विकिरण कहते हैं। विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। बालू जो है उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अधिक शीघ्र विकिरण करती है, जिससे कि मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तान की रातें ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सहारा जो रेगिस्तान है वो कहाँ है, किस महाद्वीप में है? आप लोग महाद्वीप लिखिए, 5 जो भी महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सारे जिस महाद्वीप में है आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ है सहारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नकार है कि सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, सदाबहार वनों का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका दूसरा नाम उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, कांडला जो है एक बंदरगाह है, ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और किसके लिए यह जाना जाता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन होता है केरल में, और इसी को मसालों का बगीचा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? यहाँ स्थित बना लीजिए, कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में रेल के जो माल डिब्बे हैं उनका निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है वो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, और ये बिहार में मोकामा और मुजफ्फरपुर सहित 3 इकाइयों में है। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 4 हो जाएगा, मोकामा में। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 85। याद रखिएगा, ये छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
यहाँ से पॉलिटी का प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है। तो देखिए अनुच्छेद 21 में क्या सुरक्षित है, अनुच्छेद 21 में क्या है, तो देखिए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा। ठीक है, यह अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई मैथिली जो है भाषा बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है। तो आप सभी को पता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जिसमें से कि मैथिली भी है और मैथिली बिहार में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धारा 376 के तहत। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य की गठन की क्षमता किसमें निहित होती है। तो ये भारत के संसद के पास इसका अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया। फ्रेंड्स कल मैंने शायद एक प्रश्न गलत बता दिया था आपको। भारत जो है राज्यों का संघ है, यह आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, शायद इसी का मैंने गलत आंसर बताया था, तो जल्दी में गलती हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए अगर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसको सुरक्षित रखा गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आयरिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के खाली स्थान में है में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स का कवर करते हैं। प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है। तो देखिए स्थिर लागत जो है यह कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मशीनों पर व्यय। ठीक है, मशीनों पर व्यय। ध्यान रखिएगा, स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन अथवा बिक्री विस्तार के साथ भी स्थिर रहती है, अर्थात उत्पादन में कम या अधिक होने पर भी यह लागत घटती बढ़ती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान है एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पादक को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। तो ये होती है सब्सिडी। ठीक है, क्या होती है, सब्सिडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, सबको पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की बचत को बढ़ावा देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है महिला समृद्धि योजना को कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। तो महंगाई भत्ते के निर्धारण की आधार की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष में पहली बार प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शून्य आधारित बजट जो है कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1987 में। ध्यान रखिएगा 1986-87 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। तो रोलिंग प्लान जो है एक योजना है जिसमें एक लंबी अवधि तक जारी रखने के लिए निर्दिष्ट किया गया है और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करने और अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। और इसको किसने सुझाया था ये आपसे पूछा गया है, तो गुनार मेंडल ने सुझाया था। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और रोलिंग प्लान जो है किसके द्वारा लाया गया था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसी के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये है मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न, 31 से लेकर के 55 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आंसर सहित सब कुछ मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग स्वयं इसका हल निकाल सकते हैं। देखिए पूछा गया है कि एक कलम को 5 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपया, SP 5 रुपये है, उसके बाद 2 रुपये का लाभ होता है, प्रॉफिट 2 रुपये का इसको होता है। तो इसका सीधी सी बात है कि इसका CP कितना होगा, कॉस्ट प्राइस
तो इसका कॉस्ट प्राइस 3 रुपये का होगा, ठीक है। 5 रुपये में बेचा गया, 2 रुपये का लाभ होगा, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इसका 3 रुपये का होगा। अब कहा जा रहा है कि कलम को 10 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, तो 3 रुपये में खरीदा गया है और 10 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 7 रुपये का लाभ होगा। 7/3 गुना 100% निकाल दीजिए, इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, सिर्फ लाभ पूछ रहा है, तो 7 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान प्रश्न है कि एक ये जो है किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। दोनों नल मिल करके उस टंकी को कितने में भर सकते हैं। 1/3 पहला का ए का हो जाएगा और दोनों मिल के कर रहे हैं तो इसका 1/2 हो जाएगा। तो अब कीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी कि 5/6 आ गए। अब इसको आपको क्या करना है, इसको आप लोग अब उलट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6/5 दिया हुआ है क्या, देख लीजिए। हाँ हाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितने आसान प्रश्न दिए हैं। एक और प्रश्न देख लीजिएगा कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो परिधि का क्या होता है, 2πr होता है, आप सभी को पता है। यहाँ से आप पाई का मान ले लीजिए 22/7, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 44 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और नीचे क्या हाँ ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। 44 और बटा 7 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, देखिए 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का 22/7 ले लीजिए और आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 से 1 7 कट गया और 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए है क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग स्वयं इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम लोग साइंस के प्रश्न कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस जिसके अस्थि सुसरिता से प्रभावित होता है, तो ये कौन सा भाग है। तो देखिए ऑस्टी से, देखिए यहाँ ऑस्टियो लिखा हुआ है यानी कि अस्थि, सीधी सी बात है, ऐसा रिलेट कीजिए और आंसर इसका निकाल लीजिए, हड्डियाँ। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर, 1 मिनट, हाँ 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 57 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, यानी कि जंतु कोशिका में, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 57 का। देखिए कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी कि पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, पादपों की, सेलुलोज की बनी होती है, ये जरूर याद रखिएगा, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है। आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा स्तनपायी वर्ग का ये समूह दिया हुआ है। तो देखिए वेल जो है स्तनपायी है, चमगादड़ है, कंगारू है, दरियाई घोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को ईमानदारी से एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए और अगले वीडियो में कल मैं हो सकता है आपके लिए पूरा 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट लाऊं जो कि हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में उसमें पूछे गए हैं और जिनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने की काफ़ी, ठीक है। तो 1-2 दिन में मैं आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो किसके कारण से होता है ये पूछा गया है। तो ये किसके कारण से होता है, तो किडनी का रोग जो है ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग में नहीं की जाती है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा पीड़कनाशी का प्रयोग, ठीक है, जैव नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी हुई है जिराफ की गर्दन ऊंची या फिर कहिए लंबी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर प्रश्न है, यहाँ पूरा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली रसायन निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, उस रसायन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रतिजन यानी कि एंटीजेंस,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जाति यानी स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है वो होता है किसमें? मेढक में होता है, ध्यान रखिएगा, बाह्य निषेचन मेढक में होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो सभी के लिए की जाती है, माता पिता, बलात्कारी, चोर और उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 66 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है फाइटोक्रोम। इंपॉर्टेंट है, फाइटोक्रोम जो है ये अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। लोथल मेयर वक्र में हाइड्रोजन किस पद स्थान पर होते हैं? लोथल मेयर वक्र में तो देखिए 1870 में लोथल मेयर ग्राफ का पब्लिश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है द्रव्यमान और आणविक आयतन पर निर्भर करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वक्र का आरोही भाग। अगला क्वेश्चन देखिए कि विकर्ण संबंध किसके द्वारा दिखाया जाता है? विकर्ण संबंध जो है यह दिखाया जाता है दूसरी अवधि के तत्व के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1 मिनट, हाँ इधर से छूट गया अभी। हाँ देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया था? 69 नंबर। तो देखिए परमाणु बम का विकास जो है ये किसने किया था? ऑटो हन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ठीक है, रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव में आवाज डैश के द्वारा उत्पादित होती है। यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था, इस बार जो पेपर हुआ था 2020 में उसमें पूछा गया। तो ये मानव की आवाज जो है उत्पन्न होती है, तो फ्रेंड्स ये उत्पन्न होती है कंठ से, लैरिंक्स। ऑप्शन में आपको लैरिंक्स देखने को मिलेगा, हो सके कंठ ना दिया हुआ, लैरिंक्स दिया हो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है? तो ये कम से कम 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो 17 जो होता है ये किसका होता है? क्लोरीन का होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान 36 है और उसका क्रमांक 17 है, तो उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? टोटल आप द्रव्यमान संख्या यानी कि 36 और माइनस 17 कर दीजिएगा तो ये 18 इसका करेक्ट आंसर निकल के आज 1 मिनट, उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा? 16 में से 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा, तो ये 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 का 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन युक्त नमक आपने सुना होगा, तो उसको आयोडित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पोटेशियम आयोडेट का। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की तल की गहराई को ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो आप सभी को पता होगा सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 किलो द्रव्यमान के पहिए का आवर्तन त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है जो कि 300 आरपीएम पर घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए I इक्वल टू क्या होता है? mr स्क्वायर। m कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, r दिया हुआ है कितना? 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो मैंने अभी क्या बताया, ये देखिए प्रति 300 आरपीएम पर घूम रहा है। ठीक है, तो r कितना है? 25 दिया हुआ है, और ध्यान रखिएगा 25 दिया हुआ है जो आपको त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसको आप मीटर में बदल दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका 0.5 kg मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न है कि यदि 250 न्यूटन वजन की एक सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकाया जाता है तो उसके और फर्श के बीच के घर्षण का गुणांक 0.3 हो तो सीढ़ी और फर्श के बीच बिंदु पर उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल कितना होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, 75 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, 0.3 दिया हुआ है यहाँ पे और आपको इसमें से मल्टीप्लाई करना है ये वजन जो है उससे, तो आप वजन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल के कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 से 10 कट गया और 25 दिए
75 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध जो है यह क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था आप लोग कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए मुझे, बार बार ये पूछा गया है और पहले भी मैंने इसको कवर करा दिया है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान, ठीक है, बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः डैश होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। भारत और अन्य जगहों पर बायोमास डैश से प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प इसके सही हैं। मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से और चावल के छिलके से बायोमास प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 3 हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है, चलिए अब देखिए 81 से लेकर के 100 तक हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखिए, 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। एक शब्द बताना है तो उसको अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसको अंतेवासी कहा जाता है, जो आश्रम में वास करे और आश्रम में, जो आश्रम में रहे, ठीक है, और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सायम जो है यह तत्सम है, तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। कौन सा शब्द विशेष से है। तो देखिए अग्नि का विशेषण है आग्नेय, क्या है, आग्नेय है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द जो होता है वो अस्थावर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जंगम का अस्थावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो एक एक करके आप लोग पढ़िए और शुद्ध आंसर निकालिए। देखिए मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। सबसे शुद्ध तो यही है ना, ऑप्शन नंबर 4, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है। यानी कि हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी, इसका जो है लोकोक्ति का अर्थ आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा इसका तन पर नहीं लता खाए पान अलबता। ठीक है, देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद आपको इसमें से निकालना है। तो देखिए इसमें जो देख रहे हैं पद्धति का पत जोड़ हति, ये संधि विच्छेद जो है सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा और यह व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में शुद्ध युग्म का सही अर्थभेद है। तरनी, तरनी, शुद्ध अर्थभेद। ठीक है, तो देखिए तरनी का मतलब एक नौका दिया हुआ है, एक तरनी का मतलब शुद्ध सूर्य दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये बाएं तरफ का अर्थ इधर दिया हुआ है और दाएं तरफ वर्ड का अर्थ इधर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो सही की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ मरीचि और मरीचि। मरीचि मतलब रश्मि और मरीचि मतलब एक रवि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्रमांक में वाक्यगत आपादान कारक है। आपादान कारक आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुझसे कब कहाँ। ठीक है, मुझसे कब कहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर कि किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है। सही विराम चिन्ह आपको बताने हैं। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विराम चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है वो बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 92 से लेकर के 96 तक ये जो है पढ़ना है आपको गद्यांश और इस पर आधारित आंसर आपको
देना है इसको पढ़ करके। तो पीडीएफ जब टेलीग्राम पर आपको मिलेगा तो वहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 97 नंबर देखिए। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह जीवन क्या निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है आपको। तो इसमें जो प्रयुक्त अलंकार है वो कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखिएगा वह अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर देखिए। प्रश्न है कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह खाली स्थान हो गया। इस विकल्प इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो सही आंसर हो जाएगा अचेतन। ठीक है, अचेतन हो गया। रतिपति शब्द का समान अर्थी शब्द पहचानिए। तो रतिपति शब्द का समान अर्थी शब्द है, सही आंसर हो जाएगा इसका पंचसर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्साह। तो फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।